नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे 21 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के हिंदी के पेपर की। हाँ साथियों, आज हम एक पेपर सोल्व करेंगे साथियों इस वीडियो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का ही पेपर देखने को मिलेगा। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी। समय की बात करें साथियों, 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। और नंबर की बात करें, 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। 20 आपके 17 अंक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, तो आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। आज का पेपर साथियों आपको पूरा ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। सभी पेपर के आंसर बताऊंगा, तरीका बताऊंगा पेपर को करने का। और आपको साथियों अगर 80 में से 80 हिंदी विषय में, जो कि साथियों आसानी से नहीं आते, हिंदी विषय में 80 में से 80 नंबर चाहिए, तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खंड की। तो यहाँ पर खंड में आपको सबसे पहले मिलेगा गद्यांश, जो कि साथियों आपका अपठित होगा। अपठित का मतलब होता है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, यानी कि आपके जो चैप्टर है साथियों कक्षा 10 की किताबों के, उनसे नहीं होगा, अलग से ही दिया जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर नीचे दिए गए सवालों का जवाब देना है। तो आइए इनके आंसर हम जान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करें, पैसेज को करने का साथियों यानी गद्यांश को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अच्छे तरीके से पहले गद्यांश को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश में साथियों बुद्धिमान और दुर्बुद्धि के बीच अंतर बताया गया है कि बुद्धिमान किस प्रकार से कार्य करता है और दुर्बुद्धि किस प्रकार से। तो ये आपका ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका शीर्षक का, बुद्धिमान और दुर्बुद्धि। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है एक समझदार आदमी को क्या नहीं करना चाहिए। तो समझदार आदमी को साथियों अनीति और अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहिए, तो ये उसे नहीं करना चाहिए। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है ईश्वर का नाम लेना और बल मन साहस से रहना योग्य कार्य है। तो इसमें साथियों आपका ब हो जाएगा अच्छे मनुष्य के लिए। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, 4 व 5 की, तो इसमें पहले 4 बोल रहा है बुराइयों से बचने वाला कहलाता है। तो बुराइयों से बचने वाला साथियों सभी कहलाता है, यानी औरों से अच्छा भी कहलाता है, समझदार भी कहलाता है और बुद्धिमान भी कहलाता है। ओके, इसके बाद हम इसके प्रश्न नंबर 5 की बात करें, किस मनुष्य की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कर्तव्य की उपेक्षा की हो उस मनुष्य की क्या है साथियों हमें नहीं करनी चाहिए प्रशंसा। ओके ठीक है। एग्जाम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको जो आंसर है ये वाले, तो इस प्रकार की टेबल बनानी है और इस तरीके से कॉलम करके ही आंसर करना है। ऐसे मत लिखना साथियों कि आंसर 1 का होगा ये 1 हो जाएगा या अ हो जाएगा, इस प्रकार से मत करना, टेबल बनाकर ही करना, ये एकदम बेस्ट ऑप्शन होता है। ओके ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर पद्यांश मिलेगा यानी काव्यांश मिलेगा साथियों, जिसको अच्छे तरीके से रीड करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देने। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, तो उसे ध्यान से देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। ओके ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, ध्यान से देखिए, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, इन्हें टाइटल देना है साथियों इसमें। तो इसमें आपका स जो है झांसी की रानी की समाधि एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, रानी की समाधि किसकी प्रतीक है। तो किसकी प्रतीक है साथियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता की। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है वीरों का मान कहाँ बढ़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध में बलिदान देने पर। जो वीर होते हैं साथियों उनका मान कहाँ बढ़ता है, युद्ध में बलिदान देने पर। ओके। प्रश्न नंबर 9 है समाधि में किसकी राख की डेरी छिपी हुई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 में स लक्ष्मीबाई की। ओके ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, वह भी हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़े, रानी लक्ष्मीबाई को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। तो वह साथियों मनुबाई भी है, मर्दानी भी है, मणिकर्णिका भी है, यानी उपयुक्त सभी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको इसके आंसर भी इस प्रकार से कॉलम बना के ही लिखना है। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 11 व 12 की बात करें, यह आपके चैप्टर से क्वेश्चन है साथियों। ठोर का क्या अर्थ है। तो ठोर शब्द का क्या अर्थ होता है साथियों, इसका अर्थ होता है भोज या दावत। तो द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा शोक के अवसर पर, जब कोई दुख का होता है साथियों माहौल, तब ये फहराई जाती है। ठीक है। अब यहाँ से स्टार और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें सबसे पहले जो रिक्त स्थान दिया गया है उसे ध्यान से रीड करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव गुण अवस्था या क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं साथियों, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव आ गया ना, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भाववाचक। क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के साथियों 3 भेद है। कितने, 3 है।
यहाँ पर आपको बताने केवल कि 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है यह सुंदर गाय है वाक्य में विशेषण। तो साथियों विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है साथियों? गुणवाचक। ठीक है, यहाँ पर गुणवाचक लिख देना, क्योंकि गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके प्रश्न नंबर 4 की बात करें, गोडा दौड़ता है उदाहरण है। तो साथियों ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का। कौन सी क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 5 की, वह बोल रहा है संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं। तो कितने होते हैं साथियों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है मोहित शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं साथियों? पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर आपका इत प्रत्यय हो जाएगा। मोहित, इसे बोलकर देखिए आपको पता लग जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। इसके बाद साथियों 20 शब्दों में लिखने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 2 से 3 लाइनों में हमें इनके आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है उन्नति शब्द का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो उन्नति का साथियों होता है उत प्लस नीति। क्या होता है? उत प्लस नति। उत प्लस नति होता है, जिसे आप बोलेंगे तो उन्नति बन जाता है। और इसमें जो संधि है उसका नाम है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है साथियों इसमें। ठीक है, ओके। अब इसके प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले साथियों आप इसमें लिखेंगे कर्मधारय समास में समस्त पद एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। कर्मधारय समास में क्या है साथियों? कि जो पद है एक पद दूसरे पद का क्या होता है? विशेषण होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है। ओके, तो ये इनमें अंतर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। इसका साथियों होता है रिश्वत लेकर काम करना। क्या होता है इसका अर्थ? रिश्वत लेकर काम करना। और वाक्य प्रयोग कर देंगे अनेक कार्यालयों में भ्रष्टाचार फैलने से चांदी का जूता मारने से ही काम बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, घर की मुर्गी दाल बराबर लोक कृति का अर्थ बताइए। तो इसका हो जाएगा साथियों सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है नौबत खाने में इबादत से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप लिख देंगे नौबत खाने प्रवेश द्वार पर मंगल ध्वनि शहनाई द्वारा बजाए जाने वाले स्थान को कहते हैं। शहनाई वादन के साथ ईश्वर की प्रार्थना अर्चना करना इबादत कहलाती है। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 इसमें 6 बोल रहा है मानवता के विकास के लिए किस मानवीय गुण का स्थान सर्वोपरि है। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे दूसरों के प्रति सहानुभूति एवं मानवता का भाव रखना तथा त्याग की भावना रखना मानवीय सर्वोपरि गुण है। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है साथ, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आपको ध्यान से वीडियो देखना है लास्ट तक। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है आत्मकथ्य काव्यांश में प्रतीकार्थ क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे इसका प्रतीकार्थ यह है कि इस नाशवान संसार में दुख तकलीफों का कोई अंत नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है बादल किसका प्रतीक है। तो बादल किसका प्रतीक होता है। तो आप इसमें लिख दें बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। किसका है यहाँ पर लिख के ही बता देता हूँ, पौरुष और क्रांति। क्या साथियों? पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। ओके, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 1-2 पेपर करवा रखे हैं हिंदी के, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, वो भी आपके बहुत बढ़िया पेपर है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, इसमें ध्यान से देखें, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मुस्कान का मनोहारी वर्णन किया है। तो इसमें आप लिखेंगे यह दंतुरित मुस्कान में कवि ने बच्चे का मनोहरी वर्णन किया है। बच्चा अजनबी को देखकर माँ से चिपट जाता है और छिप छिप कर देखता है। ओके, तो आप ये इसमें आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है मनु भंडारी को साहित्य दुनिया से परिचय किसने करवाया। तो आप लिखेंगे भंडारी को उनके हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने चुन चुनकर साहित्य पढ़ने की सलाह दी तथा साहित्य से परिचय करवाया। ओके, प्रश्न नंबर 11 है गंतोक की सुंदरता का क्या कारण है। तो आप इसमें लिखेंगे गंतोक के निवासी प्रकृति व उसके परिदृश्यों की पूजा करते हैं। उनका मानना यह है कि जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही स्वच्छता गंतोक की सुंदरता का कारण है। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है कि दुलारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे दुलारी की पहली विशेषता यह है कि वह कुशल
कजली गायिका थी। दूसरी विशेषता स्वाभिमानी स्वभाव था। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका खंड ब, जिसमें शब्द सीमा रहेगी 45 शब्द। कितनी? 45 शब्द। ओके, फिर आप इसमें जैसे जैसे नीचे आएंगे साथियों, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी चैप्टर के। फिर यहाँ पर साथियों यहाँ से खंड सही स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। इसको ध्यान से पढ़िए। इसकी आपको क्या करना है? सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी प्रसंग के साथ। फिर आपको पद्यांश मिलेगा, जिसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। फिर यहाँ पर 1-2 बड़े प्रश्न मिलेंगे साथियों, जिसमें आपको पूरा सार लिखना होगा पाठ का। फिर आपको 300 से 350 शब्द सीमा में, यानी 3 से 3.5 पेज आपको निबंध लिखना होगा इन दिए गए टॉपिक के ऊपर। ओके, फिर इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 22 में मिलेगा कि प्रार्थना पत्र लिखिए या फिर इस एक प्रकार का पत्र लिखिए, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे साथियों इस पेपर में, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा विज्ञापन का। तो आपको एक प्रकार का विज्ञापन इश्तिहार तैयार करना होगा, जो आप एग्जाम में बहुत सरलता से कर देना। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो अभी डिस्कशन ओपन करें। वहाँ पर क्या है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको मेरे द्वारा वहाँ पर पेपर दे दिए जाएंगे। और भी कक्षा 10 के जो अन्य विषय हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर आपको मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए जाएंगे, तो आप ऐड हो जाइए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपके जो पेपर होंगे साथियों अगले विषयों के, उनके भी बहुत जल्द वीडियो आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको उनके वीडियो भी समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।